गणपताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ये ऐसी जगह जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं जहाँ पर की गाड़ियां नहीं जाती हैं, जंगलों में, पहाड़ों में पैदल जाना पड़ता है, जहाँ मरीजों को लाने के लिए स्ट्रेचर नहीं है, बोरियों में लाद के लेकर आते हैं। तो हम वहाँ तो अपनी लकड़ी रहती है, वो लकड़ी में थैली में हम डाल के जो उनको जो लगता है, सलाइन लगती है या उनको मेडिसिन लगता है, वो डाल के दो जो पकड़ के हम वहाँ जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी पैदल आते हैं, महीना में 2 बार ही आते हैं क्योंकि उनकी बड़ी हॉस्पिटल जुड़ के नहीं आ सकते, तो हम भी महीना में पहला, दूसरा और आखिरी रविवार में हम काम करते हैं जी। हाँ, हम इधर जो काम करें पर्यावरण के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमको तो जंगल। आपने ये कैसे कहा कि आप नहीं करते? जितने भी हमारे भाई बहन जो किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है उन सुविधाओं को पाने के लिए आप वहाँ तक पैदल जा रहे हैं, क्या वो पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? हम सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ये जो गुरु जी का आदेश था और अंतरात्मा में की आवाज थी कि तुम वहाँ काम करो जी, जहाँ आपको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात बोलूं, आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने कहा कि आप पैदल पहाड़ों और इसी जगह पे जाते हैं, क्यों आपके दिमाग में नहीं आया कि पहाड़ काटो या पेड़ काटो और रास्ता बनाओ? आपने क्यों उसको प्राकृतिक रूप से रहने दिया? कि आप प्रकृति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं? वो प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जितना कार्य कर रहे हैं ये सब लोग, उसमें तो हम हाथ नहीं बढ़ा रहे। नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए प्रकृति के लिए, वो भी बहुत बड़ा कार्य है प्रभु। तो हम वहाँ बच्चों को एजुकेशन देने में जी, उनको बाल संस्कार देने में, साफ सुथरा रहने में जी, जो कर सके, जो बच्ची आ रहे जो उनको कुछ मालूम नहीं है, तो हमारी लेडीज टीम भी वहाँ जाती है जी, उनको हर महीने में जो कुछ लेडीज के लिए जरूरतमंद चीजें हैं वो देती है। उनको नए कपड़े नहीं है, हम कोई जुना कपड़ा देते नहीं, कोई हमारे से नहीं क्या खरीदते। जब हम दिवाली में खरीदते हम 10 बच्चे के लिए हम खरीदते, ऐसा करके हर इसमें हम उनको देते। ऐसा हमसे कोई तो ऊपर वाली शक्ति करवा रही है। लेकिन शंकरनाथ जी, एक काम अब आपको करना पड़ेगा, जो कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब आपको हम एक संकल्प यहाँ दिला रहे हैं कि अब आप जब भी गांव में जाएंगे बच्चों के लिए, सबके लिए कार्य करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? अब आप उन बच्चों को अवेयर करेंगे कि इन पेड़ों को कटने मत देना, ठीक है? यहाँ पर उन लोगों को मत पहुँचने देना जो किसी भी प्रकार से उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। बिल्कुल, ये आपको हमारे लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू शंकरनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर JP पाल जी, जो हमारे साथ बनारस से हैं और बहुत हमें खुशी है इस बात की कहते हुए कि आप पिछले वर्ष भी हमारे साथ थे। तो डॉक्टर साहब, पिछली बार आपने बहुत मासूमियत से बड़े ऐसे प्रश्न पूछे थे कि पूरी जो लोग थे बहुत खुश हो गए थे आपकी बातों से। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार आयुर्वेद के माध्यम से आप प्रकृति का संरक्षण करने में अपनी सहभागिता निभाते हैं और निभा सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। नमस्कार भारती मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपने मुझे इतने मंच का मौका दिया बोलने का। थैंक यू। जैसा कि अभी पिछले पैनलिस्ट सब बात कर रहे थे आकाश आयुर्वेद जी, तो वो एक आयुर्वेद का ही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद का जो परिभाषा ही है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्थ विकार प्रश्नम चा। जैसा कि हम लोग अभी जो अपनी चिकित्सा कराते हैं, आयुर्वेद कहता है कि पहले स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करिए। जब उसको कोई भी दुख होता है या कोई बीमारी आती है तो उसकी इलाज के लिए इसमें वर्णन किया गया है। तो जो हम लोग ने जो मूल है यहाँ पे पर्यावरण से, जो हम लोग यहाँ पे है, पर्यावरण में क्या योगदान आयुर्वेद का है, तो जो आयुर्वेद है वो पर्यावरण से ही है। जैसे कि पर्यावरण और हमारा जीवन एक दूसरे के पर्याय ही है। और जो भी हम लोगों का ये यहाँ पे एक दूसरे के लिए अगर जो भी इससे समस्याएं आज हमारे सामने आई है तो हम लोगों के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है जी। चाहे वो विकास के रूप में हो, चाहे वो जो भी अपने ही मूलभूत सुविधाओं के प्राप्त करने के लिए हो, जो आज जितने हम लोगों को पहले जो आज हम लोग भी बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर
कि हम लोग ऐसा होने न दें, ऐसा होने न दें, लेकिन तो कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि मजबूरी में उसको करना पड़ता है। आज जैसे अगर कोई रोड बन रहा है, जो कोई सड़क बन रहा है, तो बिना ही वृक्ष के काटे रोड बन ही नहीं सकता है। तो हम लोग यदि एक तरफ विकास भी चाहते हैं और दूसरी तरफ चाहते हैं कि हमारा ये भी ना हो, तो इसमें अगर हम लोग अपने में ये चीज़ का जो निराकरण करना हो, तो इसका पहले भी जो भी बात कर रहे थे कि हम बंजर भूमि है यहाँ वहाँ या कहीं भी पेड़ कटता है तो कहीं भी लग जाए उसके एवज में, तब भी भरपाई हो सकता है। तो ये सही है कि वहाँ लगाया जा सकता है, लेकिन तो हम लोग बातें तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मगर जब सचमुच का करना पड़ता है तो वहाँ पे लोग खाली बस उसको छोड़ दे, खाना पूर्ति करके छोड़ देते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि एक दिन जैसे आज 5 जून आएगा तो ढेर सारे पेड़ लग जाएंगे, तो उसका पालन पोषण करने के लिए हमारे जो भी जैसे अभी बता रहे थे कि अब हम लोग किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही है कि हम लोग उसको जो है देख रेख नहीं कर पाते हैं। हर साल वृक्ष लगते हैं, हर साल का वृक्ष लगते हैं, लेकिन तो उसका समय पे उसका देखभाल की कमी से वो सब नष्ट हो जाते हैं जी। तो आयुर्वेद भी इसी का भुक्तभोगी है। आज अभी हम लोग जो उसकी बात कर रहे थे कि हम लोग कोविड में जितने भी लोग हॉस्पिटल गए, हम लोग भी डॉक्टर हैं, तो जितने लोग हॉस्पिटल गए उसमें से 80% मोर्टेलिटी हुई वहाँ पे, 20% वहाँ से रिटर्न होकर अपने घर गए हैं जी। लेकिन अगर वो घर पे अगर वो आयुर्वेद की पद्धति से अपने घर पे और अगर क्वारंटीन हुए हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना, वो ज़्यादा लोग सेफ हुए हैं। अगर उनकी देखेंगे तो उनको जो भी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था उस समय या जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, उनको जो भी हम लोग उनको तकनीक बता रहे थे कि पेट के बल लेट करके आप लोग ऐसे अपनी मतलब 10 मिनट का अपना सांस लीजिए, तो आपको अगर दिन में 10 बार 5 बार कर रहे थे, अगर नाक में वो तेल डाल रहे थे, हल्दी और दूध का सेवन कर रहे थे, वो जो भी घर के जो मसाले वाली चीज़ें थी सब घर में जो रखे थे, जो हमारी दादियाँ बताया करती थी कि आप ये करो और आज भी किसी को छींक आता है तो घर में तुरंत लोग जो है कि काढ़ा बना के ले लेते हैं। तो सारा कोविड में सब कुछ वही काम कर रहा था। कोविड में जितने लोग पैनिक हो रहे थे उतने ही लोगों का समस्या हो रहा था, जो स्मूथली अपने आप को संभाल ले रहे थे, तो सभी लोग जो है बचा रहे थे। कि आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियां और प्राकृतिक चीजों से ही है, वही सब दवाइयां हैं, और अगर हम जितना ज्यादा प्रकृति के साथ हैं और उनका सेवन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारी इम्यूनिटी एक नॉर्मल चीजों व्यक्ति से ज्यादा बेहतर हो सकती है जी। मॉडर्न में ऐसा कोई दवाई नहीं जो कि इम्यूनिटी को डेवलप करे जी। जितने भी मल्टीविटामिन होते हैं सिर्फ उसने तुरंत के लिए आपको देते हैं, उसको कोई स्टोरेज नहीं होता है जी। लेकिन तो आयुर्वेद मेरा कैसा है कि जो क्योंकि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से ही औषधियाँ बनती है और उसी से मेरा शरीर बना हुआ है। अगर जिस महाभूत की, वो महाभूत होते हैं हमारे शरीर में, जिस महाभूत की कमी होती है, अगर हम उस महाभूत के योग्य की औषधि उसके शरीर में देते हैं तो उसके शरीर का नव निर्माण होता है जी। ना कि वो किसी चीज को ठीक करता है, निर्माण करता है। इसका मतलब आपके जो सेल होते वाले सेल का निर्माण करता है। तो इसीलिए आज जो है कि आज हम लोगों की सबसे ज्वलंत समस्या है शुगर की समस्या है, क्योंकि आज कुछ ही दिन में हम लोग का जो भारत है शुगर की राजधानी हो जाएगी, और शुगर की राजधानी में मेन पैंक्रियाज का रोल होता है जी। तो इस पैंक्रियाज को ठीक करने के लिए कोई भी यहाँ पे जो कोई जैसे बीटाग्लिप्ट कोई भी जाके दवा ले लेंगे मॉडर्न में, तो सिर्फ वो जो ब्लड में शुगर जाता है उसी को कम करता है, ना कि आपको पैंक्रियाज को ऐसा प्राकृतिक कोई पौधा या कुछ ऐसी आप प्राकृतिक कोई औषधि बताएं लोगों को। मामेजवा है यहाँ पे, मामेजवा है, दालचीनी, जो भी ये सब जितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बनते हैं। अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट दिया हूँ, मैं आपकी गाड़ी में रखा हुआ है, आप उसको रखेंगे लेंगे तो आप देखेंगे बताएंगे सबके लिए नहीं होगा। धन्यवाद। ये सबके लिए समस्या देखे सर, नहीं डॉक्टर साहब ये सब बातें सबके सामने नहीं करी जाती है। नहीं वो नहीं कर रहा सर। देखिए मतलब देखिए जो हम लोग इतने ट्रेस में रहते हैं ना कि ये सबको, ये तो अब तो पहले रहता था कि 60+ होता था, लेकिन तो आज की डेट में न्यू यंगर्स को लोग देख रहे हैं कि 25-40 के बीच में वालों को भी हो रहा है। तो आपके कहने का अर्थ ये है डॉक्टर साहब कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से आयुर्वेद से जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ी बूटियां हैं, पंचभूत तत्व हैं, उसी से मिलकर सृष्टि बनी, उसी से मिलकर हमारा शरीर। पॉल्यूशन के साथ जिससे किसी चीज की गति होती है, आप देखिए आज वो जो है कि अभी आप सोचते हो कि अंदर से कहीं ड्रग्स कर रहे थे पार्टी में, उनको हार्ट अटैक आ गया जी। तो उसका यहाँ पे जो हम लोग पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, इस पे भी हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए जी। क्योंकि आज किसी भी मैरिज पार्टी में पहले कोई डीजे नहीं रहता था, अब 2-2, 3-3 डीजे अपने शोभा में बढ़ा लेते कि हम 3 डीजे लेने जाएंगे।
लेकिन तो वहाँ में भी जो वो डीजे का जो साउंड पॉल्यूशन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जाकर के उसी से ही हम लोगों को हार्ट अटैक किया, साइलेंट किलर हो गया। आज छोटे से पता है खाना खाते खाते उनको हार्ट अटैक आया, मर गया। जी जी जी। ये लोग, इस लोग पे भी लोग जितने भी जैसे मोबाइल हुआ, एसी हुआ, ये सब जितने भी लोग इससे यूज कर रहे हैं, जो मॉडर्न हो रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उन्हीं के कारणों से हम लोग इस गिरफ्त में जा रहे हैं, जो कि हम अपने पर्यावरण से को और विकृत कर रहे हैं। बस जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अपने आप को इन सब मतलब कि दिखावा से थोड़ा कम कर दें तो शायद इससे खुद स्वतः अगर हम लोग ठान लें, जैसे एक चीज कहावत है ना कि जिसको हम किसी को ऊपर बढ़ाएं, जिसे लोग बहुत आप लोग भाषा में सुनते होंगे कि हम तुमको ऊपर बढ़ाएं, अगर उससे कोई बैर हो गया तो हम तुमको नीचे भी गिरा देंगे। तो अगर पब्लिक ये ठान ले कि पर्यावरण को हम लोग विकसित किया है तो हम ठान लेंगे हम तुमको भी नीचे गिरा देंगे। तो अगर पब्लिक इस तरीके से ठाने, जैसे किसी को अपने दोस्त को नीचे गिराना चाहता तो समझे कि अपना इसको कर लो। यही हम बात कर रहे थे कि जेलेसी कभी भी इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही। इसे हम जैसे कहते हैं ना हेल्दी कॉम्पिटिशन, इसको हेल्दी जेलेसी, हेल्दी जेलेसी होना जरूरी है, लेकिन किस चीज के लिए? एक गुड कॉज के लिए, पर्यावरण के लिए। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि आपदा में भी अपने आप को ढूंढना चाहिए। मोदी जी का एक मंत्र है कि अगर विपत्ति भी आती है तो उसमें अपने आप को अपना उसमें जगह ढूंढना चाहिए कि हमको कहाँ कैसे करें कि हमारा इसमें लाभ हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आज इसी विपत्ति को उन्हीं का ये सब सारे, अब चाहे जो भी है, लेकिन तो उनका इस उम्र में जो करके दिखाते हैं हम लोग को वहाँ से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। 72 ईयर्स होने के बाद भी अगर वो पूरा दिन भर में अगर 4-4 सवाल करती है, हम लोग को 1 घंटा यहाँ बोलना पड़ता है तो पसीने आने लगते हैं। लेकिन जो जितनी धूप में वो एक अभी अगर उत्तराखंड में होंगे तो केरल में होंगे, कहीं केरल में है तो पता चला कि हिमाचल प्रदेश में, चाहे तो फिर पता कि एमपी में चले गए। आप उनका देखेंगे तो उनको पढ़ पढ़ के हम लोग इंस्पायर होते हैं। चाहे जैसी सरकार की कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो इंडिविजुअली उनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं कि हम लोग भी करते रहे 24 घंटा बिना छुट्टी लिए। अगर वो 23 साल से अब तक लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज मैं यहाँ पर, हम किसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहेंगे, इनके भाव हम समझने का प्रयास करेंगे कि बीइंग अ पर्सन आप इंस्पायर होंगे। जी बिल्कुल। हमारे बीच में अलका जी हैं। अलका जी जो है व्यवसायी भी हैं, साथ ही साथ आप एक हीलर भी हैं। जी, तो अलका जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से अपने विचारों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं किसी प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण के लिए। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, क्रिस्टल थेरापिस्ट हूँ, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। रेकी है वो भी पंच तत्वों पे काम करती है। बिल्कुल। और यही सब हीलिंग लेके मेरी लाइफ में कैंडल मैजिक आया। तो कैंडल कैसे आए? मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं बेड रिडन हूँ जी। स्पाइन सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बताया, बोले मुझे स्पाइन सर्जरी नहीं करानी, आप दूसरा बताइए। तो डॉक्टर साहब बहुत मुंबई के डीन है जी, ऑर्थोपेडिक के, तो बहुत बुजुर्ग है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको सर्जरी नहीं जाना है, बोले नहीं बिल्कुल नहीं। बोले 1 साल आराम करेगी? करूँगी। तो कुछ पैसा गिरा तो भी तो झुक के नहीं लूंगी। बोले नहीं लूंगी, खाली वॉशरूम के लिए जाना है, स्नान करने के 2 टाइम में ही आपको उठना है, बाकी तुम्हें लेटे ही रहना है स्ट्रेट। बोले हाँ मैं कर लूंगी। ऐसे करते करते 11 महीना हो गया और मैं धीरे धीरे हील होने लगी। तो ये नेचुरली उन्होंने मुझे हील की। जी जी जी, विदाउट मेडिसिन विद रेकी एंड क्रिस्टल्स। बिल्कुल, हमारा जो शरीर है वो अपने आप में ही एक औषधि है, अपने आप में हमारे शरीर की टेक्निक इस तरह की है क्योंकि वो खुद को हील कर लेता है। हाँ, तो बोले वो सब नर्व्स जुड़ने में टाइम लगेगा, पर तुम बेड रिडन रहोगे तो भी। और बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया, हीलिंग नहीं दी। जी जी जी, स्ट्रिक्ट तो रिस्ट्रिक्शन। यानी कि आपकी जिंदगी में तो प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान, यानी कि यही लाइफ फोर्स एनर्जी है जिसे हम रेकी कहते हैं, जिसे कि यूनिवर्सल एनर्जी कहा जाता है, और उसी ने आपको हील किया। हाँ, और फिर जी ये मेरी बेटी है, वो भी हीलर है जी, और वो टेरो रीडर है, और उसके साथ साथ वो हीलिंग के लिए कैंडल्स यूज करती थी। जी जी जी। तो कैंडल्स बाजार से खरीदते थे, तो वो तो फैक्ट्री में बनी हुई है, उसमें तो उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही हम चाय पीने बैठे, तो बोले मम्मी क्यों आज उदास है? तो बोले नहीं मम्मा ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं काम करते हुए। क्यों? तो बोले शायद इसमें एनर्जी नहीं है कैंडल में। एग्जैक्टली। तो क्या कर सकती हूँ? बोले कोई बनाए तो। बोले मैं सीखूं, मैं बना लूँ क्या? तो बोले कर ले। और मैंने अपना सर्चिंग स्टार्ट किया मोबाइल से,
कि कौन मुझे आके घर पे सिखाएगा कैंडल बनाना। जी। तो वैसे ही मुंबई में मीरा रोड में एक नेहा करके थी। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कैंडल मेकिंग जिस विषय की आप बात कर रही हैं ये रिचुअल्स के लिए स्पेशली होता हाँ जी, है और उसके हाँ जी। अंदर भी हर्ब्स का इस्तेमाल किया हाँ। जाता है। आप सब जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एसेंशियल ऑयल होता है जी, और ये सभी प्रकृति से ही प्राप्त हो रहा है। हाँ। जी जी। तो ऐसे करते करते मुझे मिल गई बेटी और वो मुझे बोलती मैं एक्सपेंस लूंगी। बोले कोई बात नहीं बेटा ले लेना। जी तो बोले अभी नहीं आ पाऊंगी मैं नेक्स्ट संडे, अभी तक तो मेरा क्लासेस चालू है। जी। तो वो और उसकी मदर लो 3 दिन में मुझे आई और उसने मुझे घर पे बैठ के कैंडल बनाना सिखा दी। जी जी जी। और फिर इसने मुझे हर्ब्स वगैरह एसेंशियल ऑयल क्या डालना है वो सब बताते जीरो से मैं कैंडल हीलर बन गई। तो देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे कि मनोज जी से चर्चा हो रही थी लाइफ फोर्स एनर्जी की, तो कहीं ना कहीं जो चीजें आपने बाजार से खरीदी से हम ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं, सो वट एवर यू आर मेकिंग इट्स एक्चुअली ऑर्गेनिक जिसमें आप हर्ब्स का हाँ। और एनर्जी हीलिंग का उपयोग करते हाँ, हैं। मैंने हीलिंग कैंडल जो बाजार वाली नहीं होती। जी, जी, जी। मेरी स्पेशल हीलिंग कैंडल्स होती है और वो फिर बनाई। सारे रिचुअल्स में तो उन्हीं सबका उपयोग प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग होता है। हाँ। जी जी। और ऐसा करते करते मैं हीलिंग फील्ड में आ गई और एक नया यानी कि एंटरप्रेन्योर भी इसमें ही बन बहुत गई। बहुत धन्यवाद। आज मतलब मैम जो है वो प्रकृति की वजह से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलका जी, थैंक यू सो मच। और उसकी वजह से आपसे भी ऐसे ही जुड़ना थैंक यू सो मच। नहीं सभी लोग बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के जितने लोग हमसे कनेक्ट है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।